हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस वीडियो में पॉलिटी और हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वह त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो आपका उत्तर है नागौर। नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? तो इसमें आपका उत्तर है मेला और बाजार कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कौन सी होती है? तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रकाशीय अधिकरण होती है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? तो आपका उत्तर है 6 माह। 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान ग्रामीण सुशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वी.आर. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर है पी.वी.एन. राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका उत्तर है 5 वर्ष। ग्रामीण पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो इसमें आपका उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बात करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा एवं पंचायत। ग्राम सभा एवं पंचायत पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर जिला परिषद है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की आधारशिला है? तो पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का मुख्य
निष्पादन कौन होता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका उत्तर होगा 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो आपका उत्तर होगा हिंदी को। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस देश में बोली जाती है? तो उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बीजी खेर। बीजी खेर 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2003 में संथाली भाषा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के साथ और किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतर 500 लोग सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 60। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अगला प्रश्न है, कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में हुई। अगला प्रश्न है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एर्नाकुलम में। कहाँ है? एर्नाकुलम में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई?
तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद को। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 62। यहाँ से आपके हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा M.A. अंसारी सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। अगला प्रश्न है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस 1939 में मनाया था। अगला प्रश्न है 1935 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 15 अगस्त 1942 में हुआ। अगला प्रश्न है सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूरत की फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। अगला प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष ने कहा था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। अगला प्रश्न है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कोलकाता अधिवेशन 1917 में निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया। अगला प्रश्न है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। अगला प्रश्न है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल की स्थापना की? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवा मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने
औरंगजेब से किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसने कहा था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि में को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1905 से 1907 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसमें आपका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरुआत की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला प्रश्न है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1843 में दास प्रथा अवैध घोषित की गई। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न है, सिखों के अन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो आपका उत्तर होगा गोविंद सिंह ने सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1857 में सिराजुद्दौला जो है वह क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? तो आपका उत्तर होगा झांसी, नागपुर व सतारा शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब वीणा बजाते थे। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो आपका उत्तर होगा हरिविजय सूरी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के काल में पीटर मुंडी भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने
पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो आपका उत्तर होगा शेरशाह ने। शेरशाह ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आपका उत्तर होगा शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो यह पंजाब में बसी थी। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।